आज न्यूज़रूम इंटरव्यू जो अतिथि अच्छी से अतिथि बेस खास रामन मैगसेसर अवार्डी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एजुकेशन रिफॉर्मर श्री संदीप पांडे आम सहित जोड़ी होती। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़रूम इंटरव्यू में। पहले तो आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है और उड़ीसा का दौरा आपने कैसे किया? नहीं, मैं बहुत अच्छी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। कनक न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय भुवनेश्वर में हूँ क्योंकि मैं एक छोटी सी राजनीतिक दल का हिस्सा हूँ जिसका नाम है सोशलिस्ट पार्टी। तो उसकी यहाँ पे मीटिंग थी और हम अपनी पार्टी की तरफ से एक सोशलिज्म समाजवाद के ऊपर एक 5 दिन का कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि भुवनेश्वर में एक लोहिया एकेडमी है जी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस पार्टी को बनाया था जी। ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी के बाद वो भारत के सबसे बड़े राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत राजनीति के लिए दिए। सिर्फ एक उदाहरण लें तो उनका कहना था कि गरीब और अमीर के बीच में 10 गुना से ज़्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। उनकी सप्त क्रांति में उन्होंने नर नारी समानता की बात तब की जब भारत में कोई नारीवादी आंदोलन नहीं था। तो ऐसे दूरदृष्टा थे। तो उनके नाम पे एक एकेडमी है यहाँ यूनिट 9 में जो प्रफुल्ल सामंतरा जी चलाते हैं, जो उड़ीसा के जाने माने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक्टिविस्ट हैं। तो उनकी जगह पे हमारा ये कोर्स चल रहा है समाजवाद पे, जिसका नाम है समाजवाद की पाठशाला। तो उसको आयोजित करने के लिए मैं यहाँ पे। सर, सोशलिस्ट पार्टी के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, बट उड़ीसा के कार्यक्रम में आप आए हुए हैं। उड़ीसा में आपके पार्टी के एग्जिस्टेंस को आप कैसे देखते हैं? नहीं, अभी तो नहीं है। हमारे देश के अन्य 13 राज्यों में इकाइयाँ हैं। हाँ। यहाँ पे नहीं है। लेकिन देखिए, जो डॉक्टर लोहिया का विचार था वो बहुत शक्तिशाली था और उनको मानने वाले जगह जगह हैं। आपके उड़ीसा के एक बहुत बड़े नेता हुए हैं जिनका नाम है किशन पटनायक जी। बिल्कुल। किशन पटनायक जी जब सांसद बने उस समय वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। तो कालाहांडी में भूखमरी का सवाल पहली बार संसद में उठाने वाले वो सांसद थे जी। तो सोशलिस्ट पार्टी की ये भूमिका रही है कि आम जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार वो उठाती रही है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रफुल्ल सामंतरा जी लगभग हर एक आंदोलन का हिस्सा हैं जिसमें कि गरीब लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, वंचित तबके के लोग। तो आदिवासियों के अधिकारों की बात को बहुत सशक्त तरीके से रखने वाले जो साथी हैं उसमें वो भी हैं। और सर, आप ये देख नहीं रहे, अगर सांप्रदायिक राजनीति आप भारत में देखें तो आइडियोलॉजी बेस्ड राजनीति कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। विचारधारा को लेकर राजनीति वो तो धारा खत्म ही हो रही है। जी जी, ये बहुत दुर्भाग्य है भारत का कि धीरे धीरे यहाँ पे जो विचारधारा की राजनीति थी वो खत्म हो गई है और जो बड़े दल हैं वो सब के सब जो हमारी आर्थिक नीतियां अब चल रही हैं, जो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण वाली, लगभग सब की सब उसकी समर्थक हैं। चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, या फिर वो क्षेत्रीय दल हो जैसे यहाँ पे बिजू जनता दल है और अन्य राज्यों में अन्य दल हैं। तो दुर्भाग्य से अब सब लोग उस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें वो बड़े पूंजीपतियों को अपने अपने इलाके में आमंत्रित करते हैं, बड़े बड़े ठेके देते हैं और उस पैसे से जो कमाई होती है वो पैसा जो है वो चुनाव में लगाते हैं, इलेक्टोरल। हाँ, और वो राजनीति कुल मिला के पैसों के आधार पे होने लगी है। और आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का एक पूरा सिस्टम बना दिया था जिसमें कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन सा व्यापारिक घराना आपको कितना पैसा दे रहा है। बट इस बीच आप अपने पार्टी के एग्जिस्टेंस को पूरे भारत में कहाँ देखते हैं? जब विचारधारा ही खत्म हो रही है तब आपकी पार्टी कहाँ रहेगी? देखिए, इसीलिए हमारी पार्टी की जरूरत है क्योंकि राजनीति हमेशा विचारधारा के आधार पे होती है। तभी ये तय होता है कि उससे जनता का भला होगा कि नहीं। भाई, राजनीति क्यों होती है? राजनीति इसलिए होती है कि सरकारें बनती हैं। सरकारें क्यों बनती हैं? सरकारें लोकतंत्र में, अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जहां जनता वोट डाल के सरकार बना रही है तो वो सरकार लोगों के लिए बनाई जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकारें चुनते तो लोग हैं लेकिन फिर वो लोगों के प्रति जवाबदेह होने के बजाय
वो पूंजीपतियों के इशारे पे चलने लगती हैं। जैसे आप देखें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जी। वो इस बात को बिल्कुल नहीं छिपाते कि वो अडानी के जहाज से चलते हैं। तो अगर यहाँ का कोई लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर किसी पूंजीपति की गाड़ी से आ जाए तो उस पर लोग सवाल उठाएंगे जी। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री जब शपथ लेने जाता है तो अडानी के जहाज से जाता है। ओके। तो ये जो पूरी राजनीति हो रही है पूंजीपतियों के इशारे पे, पर लोग तो बार बार नरेंद्र मोदी जी को ही वोट देते हैं, उन्हीं को चुनते हैं, उनके फेस पे वोटिंग होते है, उनके वैल्यू पे वोटिंग होती है। जी जी, नहीं ये बात सही है आपकी, क्योंकि पैसे से बहुत प्रचार भी हो सकता है। प्रचार से लोगों की सोच प्रभावित की जा सकती है, इसलिए वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ पिछली सरकार से तुलना करें, मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, बल्कि सोशलिस्ट पार्टी तो कांग्रेस विरोध की राजनीति पे ही खड़ी हुई और जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया जनता पार्टी बना के। लेकिन अगर आप सिर्फ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की सरकार की तुलना करें तो मनमोहन सिंह ने भी यही आर्थिक नीतियां अपनाई थी, लेकिन उन्होंने कुछ जनता के अधिकारों की बात की। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जंगल में आदिवासी को जमीन का अधिकार, सीवर में घुस के जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं उनका अधिकार, हाँ ठेला पटरी वालों का अधिकार। तो ऐसे बहुत सारे आम लोगों के अधिकारों की बात की। लेकिन मोदी जी की क्या योजनाएं हैं? वो आपको मुफ्त में राशन देते हैं। हाँ, तो वो आयुष्मान, आप इसका समर्थन नहीं करते? जब कोई फ्रीबीज होता है, मुफ्त में राशन देना, जो वंचित वर्ग है उनके पास सुविधाएं पहुंचे, आप इसका विरोध क्यों करते हैं? नहीं, हम इसका समर्थन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में जनता की ताकत होनी चाहिए, जनता का सशक्तिकरण होना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि ये सरकार हमारी सरकार है, हम जब चाहें इसको बदल भी सकते हैं। लेकिन हमको ये जो नीतियां हैं मुफ्त में राशन देने वाली, ये एक तरीके से हमको हमारे ऊपर एहसान दिखा के वो करते हैं, बल्कि वो कहते भी है कि आपने हमारा नमक खाया है इसलिए आप हमको वोट दीजिए। तो हम कोई ये जो पूरा तरीका है जिसमें आप मुफ्त में चीजें देते हैं, आप लोगों को सरकार के ऊपर निर्भर बना रहे हैं। जबकि जो नीतियां इस तरह की होनी चाहिए कि लोग अपने पैरों पे खड़े हों, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ताकि वो खुद कमा सकें और खुद अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। अब आप देखिए ये आयुष्मान कार्ड की योजना चल रही है, 5 लाख का इलाज आप मुफ्त में देते हैं। हमारा ये सवाल है कि अगर आप 5 लाख रुपया, क्या बुराई है इसमें? नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये आप एहसान के रूप में क्यों दे रहे हैं हम? तो हमारा ये कहना है कि 5 लाख का आप हमारे ऊपर एहसान करने के बजाय आप पूरी चिकित्सा व्यवस्था को आप मुफ्त कीजिए। और देखिए एक बात याद रखिएगा, कोरोना में जब सबसे ज्यादा लोगों को अस्पताल की जरूरत थी तो उस समय जितने प्राइवेट अस्पताल थे वो सारे बंद हो गए थे, सिर्फ सरकारी अस्पताल ही लोगों का इलाज कर रहे थे। तो जो व्यवस्था लोकतंत्र में, खास करके गरीब देश में, भारत जैसे गरीब देश में जो लोगों के काम आएगी, वो सरकारी व्यवस्था है। और ये जो निजी स्कूल और निजी अस्पताल का प्रचलन बढ़ गया है, अब देखिए शिक्षा के अधिकार में प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से। क्यों करते हैं विरोध? नहीं, इसीलिए क्योंकि डेवलपमेंट तो होता है ना इससे। नहीं, इसलिए हम विरोध करते हैं क्योंकि अगर निजीकरण होगा तो उसका लाभ सबको नहीं मिल पाएगा। आयुष्मान कार्ड में अब वो उन्होंने शर्त लगाई है कि 6 से ज्यादा लोग परिवार में होंगे तभी आपका बनेगा। एक तरफ आप कहते हैं फैमिली प्लानिंग करो, हाँ बच्चे कम पैदा करो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 6 लोग होंगे तभी आपको हम सुविधा देंगे। तो ये विरोधाभास है ना, तो सबको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपकी एक यूनिवर्सल स्कीम होगी फ्री हेल्थ केयर की, तो उसका लाभ सबको मिलेगा।